नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम 31 जनवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और बैंकिंग अपडेट्स को कवर करेंगे। यह सेशन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। हम हर एक न्यूज़ को गहराई से समझेंगे ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। आरबीआई के क्लाइमेट रिस्क फ्रेमवर्क के डिफरमेंट पर यह सवाल बहुत क्रिटिकल है। इसे ध्यान से पढ़ें। Which of the following statements is are correct regarding the Reserve Bank of India's (RBI) recent decision on the disclosure framework on climate-related financial risks 2024? 1. The RBI has decided to defer the implementation of the framework, moving the voluntary adoption start date to FY 2026 to 27, 1st April 2026. 2. The decision to defer was primarily driven by stakeholder feedback citing high compliance costs, data availability gaps, and the need to align with global standards. 3. The framework mandates that regulated entities, ARIs, must disclose information under 4 specific thematic pillars: governance, strategy, risk management, and metrics and targets. 4. The framework was originally proposed to be mandatory for all ARIs immediately from FY 2025 to 26 without any voluntary phase. Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1, 2, and 3. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही हैं। चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। पहले आरबीआई ने क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर को जल्दी लागू करने का सोचा था, लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेटा कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। इसे देखते हुए आरबीआई ने वॉलंटरी एडॉप्शन की डेट को आगे बढ़ाकर 1 अप्रैल 2026 कर दिया है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। यह फ्रेमवर्क 4 पिलर्स पर टिका है: गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और मैट्रिक्स। गवर्नेंस का मतलब है कि बैंक का बोर्ड क्लाइमेट रिस्क को कैसे मॉनिटर कर रहा है। स्ट्रेटेजी का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज से बैंक के बिजनेस पर क्या असर होगा। यहाँ एक बड़ा ट्रैप है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि यह तुरंत मैंडेटरी है। याद रखिए, अभी यह वॉलंटरी है, मतलब पहले प्रैक्टिस करो, फिर नियम लागू होगा। स्टेटमेंट 4 गलत है क्योंकि ओरिजिनल प्रपोजल में भी ग्लाइड पाथ यानी फेज्ड अप्रोच की बात थी। मान लीजिए जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले लर्निंग लाइसेंस मिलता है, वैसे ही यह अभी लर्निंग फेज में है। एग्जाम में याद रखिए, यह फ्रेमवर्क TCFD यानी टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स के रिकमेंडेशंस पर आधारित है। फिलहाल आरबीआई ने बैंकों को तैयारी के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया है। अगले सवाल में हम लिक्विडिटी मैनेजमेंट के उस नए टूल को देखेंगे जिसमें आरबीआई ने प्रीपेमेंट का ऑप्शन दिया है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशंस और पॉलिसी रेट्स पर यह डेटा बेस्ड पॉइंट एग्जाम में आता है। Consider the following statements regarding the liquidity management operations conducted by the RBI in late January 2026 and the prevailing policy rates, and select the correct option. 1. On 30th January 2026, the RBI conducted a 90-day variable rate repo (VRR) auction for a notified amount of rupees 25,000 crore to inject durable liquidity. 2. A novel prepayment option was introduced in this auction, allowing banks to return the borrowed funds at least 2 days before the reversal date, 30th April 2026. 3. As of this period, January 2026, the policy repo rate stands at 5.25% and the standing deposit facility (SDF) rate is pegged at 5.00%. Option A.
Only 1 and 2 are correct. Option B. Only 2 and 3 are correct. Option C. Only 1 and 3 are correct. Option D. All 1, 2 and 3 are correct. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए लिक्विडिटी के इस गेम को डिकोड करते हैं। जब बैंकिंग सिस्टम में पैसे की कमी होती है तो आरबीआई वीआरआर यानी वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन करता है। यहां आरबीआई ने 25,000 करोड़ रुपए सिस्टम में डाले हैं। लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट है। पहले बैंक्स को पैसा 90 दिन तक रखना ही पड़ता था, चाहे जरूरत हो या न हो। इस बार आरबीआई ने प्रीपेमेंट ऑप्शन दिया है। इसका मतलब अगर बैंक के पास पैसा जल्दी आ जाए तो वो मैच्योरिटी डेट से 2 दिन पहले भी पैसा वापस कर सकते हैं। यह बैंकों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है ताकि उन्हें बिना वजह ब्याज न देना पड़े। अब बात करते हैं रेट्स की। जनवरी 2026 में रेपो रेट 5.25% है। याद रखिए, एसडीएफ रेट हमेशा रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम होता है, इसलिए वो 5% पर है। यहाँ स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं और पुराने रेट्स जैसे 6.5% को सही मान लेते हैं। आपको करंट इकोनॉमिक साइकिल को देखना है। मान लीजिए आपको दोस्तों से उधार लेना है, लेकिन छूट है कि जब चाहो वापस कर दो, तो आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। यही लॉजिक यहाँ वीआरआर में लगा है। एग्जाम में याद रखिए, एमएसएफ रेट रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट ऊपर होता है, जो अभी 5.50% है। अगला सवाल लोन प्रीपेमेंट चार्जेज पर है, जहां आरबीआई ने इंडिविजुअल और बिजनेस लोन के नियमों को बदल दिया है। लोन प्रीपेमेंट चार्जेज के नए नियमों को ध्यान से सुनिए, यहां लोग अक्सर गलती करते हैं। Which of the following statements is are correct regarding the Reserve Bank of India prepayment charges on loans, Directions, 2025, effective from 1st January 2026? 1. Regulated entities, ARIES, are prohibited from levying prepayment charges on floating rate term loans sanctioned to individual borrowers for purposes other than business. 2. Small finance banks, SFBs, and regional rural banks, RRBs, are prohibited from levying prepayment charges on loans sanctioned for business purposes if the loan limit is up to rupees 50 lakh. 3. The prohibition on prepayment charges applies even if the loan is prepaid using funds borrowed from another lender, balance transfer. Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी स्टेटमेंट सही हैं। यह टॉपिक कस्टमर प्रोटेक्शन का कोर है। पहले बैंक लोन जल्दी चुकाने पर पेनल्टी लगाते थे, जिसे फोरक्लोजर चार्ज कहते हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है और वो बिजनेस के लिए नहीं है, तो बैंक आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं कर सकता। अब दूसरे पॉइंट को समझिए। एसएफबी और आरआरबी छोटे व्यापारियों को लोन देते हैं। आरबीआई ने कहा है कि अगर बिजनेस लोन 50 लाख तक का है तो उस पर भी कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन बैलेंस ट्रांसफर पर होता है। अक्सर बैंक कहते थे कि अगर आपने दूसरे बैंक से लोन लेकर हमारा लोन चुकाया तो हम पेनल्टी लगाएंगे। स्टेटमेंट 3 साफ करता है कि फंड्स का सोर्स कुछ भी हो, पेनल्टी नहीं लगेगी। यह कस्टमर को लोन पोर्टेबिलिटी की आज़ादी देता है। मान लीजिए आप एक मोबाइल नेटवर्क से दूसरे में जाते हैं तो पुराना ऑपरेटर चार्ज नहीं मांग सकता, वैसे ही अब आप लोन भी शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम में याद रखिए, यह छूट सिर्फ फ्लोटिंग रेट लोन्स पर है। फिक्स्ड रेट लोन्स पर बैंक अभी भी चार्ज लगा सकते हैं। अगले सवाल में हम आधार पेमेंट सिस्टम में हो रहे फ्रॉड को रोकने वाली नई टेक्नोलॉजी लाइवनेस डिटेक्शन को समझेंगे।
आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की सिक्योरिटी पर यह सवाल टेक्नोलॉजी और बैंकिंग का मिक्स है। Which of the following statements best describes the security enhancements for the Aadhaar-enabled payment system, APS, as per the recent RBI guidelines discussed in January 2026? 1. To combat biometric spoofing, example, silicon thumb attacks, the RBI has mandated the implementation of liveness detection technology in APS transactions. 2. Business correspondents, BCs, are now required to perform two-factor authentication, TUFA, during login to ensure terminal security. 3. The primary responsibility for upgrading the biometric terminals and software lies with the customer, user. Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। एईपीएस फ्रॉड पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। फ्रॉड करने वाले सिलिकॉन के अंगूठे बनाकर लोगों के खाते से पैसे निकाल रहे थे, जिसे स्पूफिंग कहते हैं। इसको रोकने के लिए आरबीआई ने लाइवनेस डिटेक्शन अनिवार्य कर दिया है। यह टेक्नोलॉजी पहचानती है कि फिंगरप्रिंट असली इंसान का है या रबड़ का, क्योंकि यह ब्लड फ्लो और पल्स जैसी चीजें चेक करती है। दूसरा बड़ा बदलाव है बीसी एजेंट्स के लिए। अब एजेंट को लॉगिन करते समय टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन देना होगा, ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति मशीन यूज न करे। स्टेटमेंट 3 यहाँ गलत है और यही ट्रैप है। इस पूरी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जिम्मेदारी बैंक और पेमेंट ऑपरेटर्स की है, कस्टमर की नहीं। कस्टमर को सिर्फ अपना अंगूठा लगाना है, मशीन बदलना बैंक का काम है। मान लीजिए, जैसे एटीएम मशीन पुरानी हो जाए तो बैंक बदलता है, आप नहीं। एग्जाम में याद रखिए, एपीएस ट्रांजैक्शन के लिए अब आधार नंबर के साथ साथ बायोमेट्रिक लाइवनेस का पास होना भी जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 के ये डेटा पॉइंट्स सीधे आपके पेपर में आ सकते हैं, इसे गलत मत करना। Consider the following statements regarding the status of financial inclusion in India as per the Economic Survey 2025-26 and data released in January 2026 and select the correct option. 1. The RBI's Financial Inclusion Index, FA Index, for the year ending March 2025 stands at 67.0, showing an improvement from 64.2 in the previous year. 2. The Union Cabinet has approved the continuation of the Atal Pension Yojana, APY, up to the financial year 2030-31. 3. The total number of beneficiaries under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, PMJDY, has crossed 57 crore, with deposits exceeding rupees 2.87 lakh crore. Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है हर आम आदमी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। आरबीआई का एफआई इंडेक्स अब 67.0 पर पहुंच गया है। यह इंडेक्स 3 चीजों को मापता है: एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी। 64.2 से 67.0 का जंप यह दिखाता है कि लोग अब सिर्फ खाता नहीं खोल रहे, बल्कि उसे यूज भी कर रहे हैं। दूसरा अपडेट अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई के बारे में है। सरकार ने इसे 2030 से 31 तक बढ़ा दिया है, ताकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों को बुढ़ापे में पेंशन मिलती रहे। तीसरा डेटा पॉइंट जन धन योजना का है। 57 करोड़ लाभार्थी अब इस सिस्टम का हिस्सा हैं और इसमें जमा राशि 2.87 लाख करोड़ पार कर गई है। यह रकम कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है।
यहाँ एग्जाम में आपको पुराने डेटा से कंफ्यूज किया जा सकता है। याद रखिए, एफआई इंडेक्स में कोई बेस ईयर नहीं होता, यह हर साल कम्युलेटिव प्रोग्रेस दिखाता है। एग्जाम में याद रखिए, एफआई इंडेक्स 0 से 100 के बीच होता है, जहां 100 का मतलब है फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। आरबीआई ने क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर को अप्रैल 2026 तक वॉलंटरी कर दिया है। वीआरआर ऑक्शन में अब प्रीपेमेंट की सुविधा है और रेपो रेट 5.25% है। इंडिविजुअल फ्लोटिंग रेट लोन्स पर प्रीपेमेंट चार्जेज पूरी तरह बैन है। एपीएस फ्रॉड रोकने के लिए अब लाइवनेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी अनिवार्य हो गई है। एफआई इंडेक्स बढ़कर 67 हो गया है और अटल पेंशन योजना 2031 तक चलेगी। अगले सवाल में हम एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम को देखेंगे, जिसमें मेडिकल खर्च के लिए पैसा निकालने की सुविधा मिली है। एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम का यह सवाल बहुत नया है। इसके रूल्स को ध्यान से समझिए। Which of the following statements is are correct regarding the NPS Swasthya Pension Scheme (NSPS) launched by PFRDA under the regulatory sandbox in January 2026? 1. The scheme allows subscribers to utilize a portion of their pension corpus for both outpatient (OPD) and inpatient (IPD) medical expenses. 2. Eligibility is restricted to non-government subscribers aged above 40 years who can transfer up to 30% of their existing corpus to the NSPS account. 3. Partial withdrawals are capped at 25% of the subscriber's own contributions and are permitted only if the subscriber has a minimum accumulated corpus of Rs 50,000. Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए इस स्कीम के लॉजिक को डिकोड करते हैं। एनपीएस का मूल उद्देश्य रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना था, लेकिन लोगों को बीमारी के समय पैसे की जरूरत पड़ती थी। इसी गैप को भरने के लिए पीएफआरडीए ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत एनपीएस स्वास्थ्य लॉन्च किया। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब है एक ट्रायल जोन जहां नए आइडिया टेस्ट होते हैं। अब रूल्स को ध्यान से सुनिए। यह सुविधा सिर्फ नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए है। आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा होनी चाहिए। आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का 30% पैसा इस हेल्थ अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ एक बड़ा ट्रैप है। शिफ्ट करने का मतलब यह नहीं कि आप पूरा पैसा निकाल लेंगे। आप अपनी जमा राशि का केवल 25% ही निकाल सकते हैं, वह भी तब जब आपके पास कम से कम 50,000 रुपए जमा हों। यह स्कीम ओपीडी और आईपीडी दोनों खर्चों को कवर करती है। मान लीजिए आपको अचानक इलाज की जरूरत है, तो अब आपको अपनी पॉलिसी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में याद रखिए, यह स्कीम अभी ट्रायल मोड में है, जिसे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कहते हैं। अगले सवाल में हम इकोनॉमिक सर्वे के उस डेटा को देखेंगे जिसे 1% प्रॉब्लम कहा गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 के सोशल सेक्टर डेटा पर यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। Consider the following statements regarding the social sector and human capital insights from the Economic Survey 2025-26 and related government data, January 2026. 1. The Economic Survey highlights a 1% problem in vocational training, noting that less than 1%, 0.97%, of students aged 14 to 18 years have received formal institutional skilling. 2.
While the gross enrollment ratio, GARE, in higher education has risen to 29.5%, the survey points out a decline in the union government's health expenditure as a percentage of GDP from 0.37% in 2020 to 21 to 0.29% in 2025 to 26. B. 3. The survey records a massive expansion in higher education infrastructure, with the total number of higher education institutions, HEIs, crossing the 70,000 mark as of June 2025. Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने इस बार स्किलिंग पर बहुत जोर दिया है। भारत में युवाओं की बड़ी आबादी है, लेकिन सर्वे के मुताबिक 14 से 18 साल के सिर्फ 0.97% बच्चों के पास फॉर्मल स्किलिंग है। इसे ही 1% प्रॉब्लम नाम दिया गया है। यह डेटा पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर क्रिटिकल है। अब हेल्थ सेक्टर को देखते हैं। यहाँ एक विरोधाभास है। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशियो बढ़कर 29.5% हो गया है, जो अच्छी खबर है। लेकिन हेल्थ पर सरकार का खर्च जीडीपी के अनुपात में घटा है। 2021 में यह 0.37% था, जो अब गिरकर 0.29% हो गया है। यहाँ स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं और सोचते हैं कि बजट हर साल बढ़ता ही है। एब्सोल्यूट नंबर बढ़ा होगा, लेकिन जीडीपी के रेशियो में यह कम हुआ है। स्टेटमेंट 3 बताता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की संख्या 70,000 पार कर गई है। मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन अब उसमें क्वालिटी स्किलिंग की जरूरत है। एग्जाम में याद रखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट 2035 तक 50% जीआर हासिल करना है। अगले सवाल में हम रामसर साइट्स और ग्रीन बॉन्ड्स के सही आंकड़ों को चेक करेंगे। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट फाइनेंस का यह सवाल स्टेटमेंट बेस्ड है। इसे ध्यान से पढ़ें। Which of the following statements is are correct regarding the environmental initiatives and climate finance data highlighted in the Economic Survey 2025 to 26 and recent ministry notifications? 1. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, MoEFCC, recently designated Silisera Lake, Rajasthan, and Kopra Reservoir, Chhattisgarh, as Ramsar sites, taking India's total count to 96. 2. The survey confirms that India has achieved its non-fossil fuel capacity target ahead of schedule, with non-fossil sources accounting for 51.93% of total installed electricity capacity as of December 2025. 3. The Union Minister of Jal Shakti inaugurated 25 Jalaj Livelihood Centers in the Ganga Basin, a joint initiative of the Namami Gange Mission and the Wildlife Institute of India, WI, to promote river-friendly livelihoods. 4. The survey notes that sovereign green bonds worth Rs 50,000 crore were issued in FY24 to fund climate projects. Option A. Only 1, 2, and 3. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है, लेकिन 4 गलत है। पहले अच्छी खबरों को देखते हैं। भारत में अब 96 रामसर साइट्स हो गई हैं। राजस्थान की सिलीसेट झील और छत्तीसगढ़ का कोपरा रिजर्वोयर इसमें नए जुड़े हैं। रामसर साइट का मतलब है वो वेटलैंड्स जो इंटरनेशनल लेवल पर जरूरी हैं। दूसरा बड़ा अचीवमेंट एनर्जी सेक्टर में है। हमने अपना टारगेट समय से पहले पूरा कर लिया है। अब हमारी 51.93% बिजली नॉन फॉसिल्स यानी रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है। स्टेटमेंट 3 भी सही है। गंगा किनारे रहने वालों के लिए
जलज सेंटर खोले गए हैं ताकि वो नदी को गंदा किए बिना रोजगार कमा सकें। अब आते हैं ट्रैप पर। स्टेटमेंट 4 कहता है कि 50,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड जारी हुए। यह आंकड़ा गलत है। सही आंकड़ा 20,000 करोड़ है। एग्जाम में नंबर्स को बहुत ध्यान से देखना होता है। ग्रीन बॉन्ड वो सरकारी बॉन्ड होते हैं जिनका पैसा सिर्फ पर्यावरण बचाने वाले प्रोजेक्ट्स में लगता है। मान लीजिए जैसे आप लोन लेते हैं, लेकिन शर्त है कि पैसा सिर्फ सोलर पैनल पर खर्च होगा। एग्जाम में याद रखिए, भारत का टारगेट 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी का है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर यह सवाल थोड़ा ट्रिकी है। फॉरेक्स रिजर्व्स पर खास ध्यान दें। Consider the following statements regarding the macroeconomic performance indicators released on 30th January 2026 and recent trade-related notifications. 1. The index of 8 core industries, ICI, grew by 3.7% in December 2025, with the cement sector registering the highest growth of 13.5%. 2. India's fiscal deficit for April to December 2025 stood at 54.5% of the budget estimates, B, showing an improvement compared to 56.7% in the same period of the previous year. 3. To boost domestic production, the government imposed a minimum import price, MIP, on 3 key pharmaceutical ingredients, penicillin G potassium, 6-APA, and amoxicillin trihydrate. 4. India's foreign exchange reserves declined marginally to $690 billion for the week ended 23 January 2026. Option A. Only 1, 2, and 3. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही हैं। स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इकॉनमी का पल्स चेक करते हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज हमारी इकॉनमी की रीढ़ है। इनमें दिसंबर में 3.7% की ग्रोथ हुई है और सबसे तेज दौड़ने वाला सेक्टर सीमेंट रहा है। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है। फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार का उधार भी कंट्रोल में है। यह बजट एस्टीमेट का 54.5% है, जो पिछले साल से बेहतर है। तीसरा पॉइंट फार्मा सेक्टर के लिए है। सरकार ने कुछ दवाइयों के कच्चे माल पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा दिया है। इसका मतलब विदेश से सस्ता माल लाकर डंपिंग नहीं की जा सकती। यह घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए किया गया है। अब आते हैं गलती पर। स्टेटमेंट 4 कहता है फॉरेक्स रिजर्व घटा है। असल में यह घटा नहीं, बल्कि रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है। यह $709 बिलियन पार कर गया है। एग्जाम में डिक्लाइन और इंक्रीज शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाए और कोई कहे कम हो गया, तो वो गलत होगा। एग्जाम में याद रखिए, कोर इंडस्ट्रीज में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। वर्ल्ड बैंक के साथ भारत की नई पार्टनरशिप पर यह सवाल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। Which of the following statements is are correct regarding the country partnership framework, CPF, between the World Bank Group and India announced in January 2026? 1. The World Bank has committed to providing $810 billion in annual financing for 5 years, FY 2026 to 2030, to support India's Viksit Bharat 2047 vision. 2. The framework includes an $830 million loan for the Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation Project to upgrade ITIS and skill 1 million youths. 3. The partnership explicitly removes focus from state-level agricultural projects to prioritize central urban infrastructure. Option A. Only 1 and 2. Option B.
Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। वर्ल्ड बैंक और भारत के रिश्ते अब एक नए लेवल पर हैं। नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत वर्ल्ड बैंक हर साल 8 से 10 बिलियन डॉलर देगा। यह पैसा अगले 5 साल तक आएगा ताकि 2047 तक भारत विकसित बन सके। इसका एक बड़ा हिस्सा स्किलिंग पर खर्च होगा। 830 मिलियन डॉलर का लोन सिर्फ आईटीआई को सुधारने और युवाओं को ट्रेन करने के लिए है। अब तीसरे स्टेटमेंट को देखिए। यह एक ट्रैप है। वर्ल्ड बैंक ने एग्रीकल्चर से फोकस नहीं हटाया है, बल्कि यह फ्रेमवर्क राज्यों में खेती को मजबूत करने पर और भी ज्यादा जोर दे रहा है। जैसे महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए 490 मिलियन डॉलर दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक जानता है कि भारत की आत्मा गांवों में है, इसलिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रूरल प्रोस्पेरिटी भी एक पिलर है। मान लीजिए आप घर को रेनोवेट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ड्राइंग रूम नहीं, किचन भी ठीक करेंगे। वही अप्रोच यहाँ है। एग्जाम में याद रखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में IBRD, IDA और IFC जैसी संस्थाएं शामिल हैं। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। एनपीएस स्वास्थ्य में 40 साल से ऊपर के लोग 25% पैसा निकाल सकते हैं। 1% प्रॉब्लम स्किलिंग की कमी है और हेल्थ बजट जीडीपी के रेशो में घटा है। रामसर साइट्स 96 हो गई हैं और नॉन फॉसिल एनर्जी 50% के पार है। सीमेंट सेक्टर में 13.5% ग्रोथ हुई है और फॉरेक्स रिजर्व 709 बिलियन डॉलर है। वर्ल्ड बैंक भारत को सालाना 8 से 10 बिलियन डॉलर देगा स्किल और एग्रीकल्चर के लिए। अगले सेट में हम इसरो के गगनयान मिशन और नई साइंस खोजों के बारे में जानेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के इन 4 बड़े अपडेट्स को एग्जाम में एक साथ पूछा जा सकता है। Consider the following statements regarding major developments in science, technology, and R&D reported in late January 2026. 1. ISRO has confirmed the completion of propulsion tests for the human-rated LVM-3 rocket and is preparing for the first uncrewed Gaganyaan mission, G1, which will carry the humanoid robot Vyomitra. 2. Scientists at CENS, Bengaluru, have developed a photocapacitor, a single device capable of simultaneously harvesting solar energy and storing it without external batteries. 3. The Economic Survey 2025-26 flags that India's gross expenditure on R&D, GRD, is currently 0.64% of GDP, which is significantly lower than global innovation leaders. 4. The upcoming India AI Impact Summit 2026 in New Delhi will feature a skills accelerator initiative launched in collaboration with the World Economic Forum, WEF. Option A. Only 1, 2, and 3. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी चारों स्टेटमेंट सही हैं। साइंस के क्षेत्र में भारत बड़ी छलांग लगा रहा है। सबसे पहले इसरो की बात। गगनयान मिशन से पहले हम एक रोबोट भेज रहे हैं जिसका नाम है व्योमित्र। यह एक फीमेल ह्यूमनॉइड है जो स्पेस में इंसानों जैसा बर्ताव करेगी। दूसरा आविष्कार बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने किया है। उन्होंने फोटोकैपेसिटर बनाया है। यह डिवाइस धूप से बिजली बनाता है और उसी वक्त उसे स्टोर भी कर लेता है, यानी अलग से बैटरी की जरूरत नहीं। तीसरा पॉइंट थोड़ा चिंताजनक है। हमारा रिसर्च पर खर्च यानी GRD सिर्फ 0.64% है।
अमेरिका और कोरिया के मुकाबले यह बहुत कम है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। चौथा अपडेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर हम स्किल्स एक्सीलरेटर लॉन्च कर रहे हैं ताकि युवाओं को एआई के लिए तैयार किया जा सके। मान लीजिए, जैसे पुराने जमाने में टाइपिंग सीखना जरूरी था, वैसे ही अब एआई सीखना जरूरी है। एग्जाम में याद रखिए, व्योममित्र संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है अंतरिक्ष का मित्र। अगले सवाल में हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को देखेंगे जिसने महिलाओं की हेल्थ को मौलिक अधिकार बना दिया है। गवर्नेंस और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क फैसलों पर यह सवाल बहुत जरूरी है। Which of the following statements is are correct regarding recent legislative, judicial, and governance developments, 30th January 2026? 1. Niti Aayog launched Sampurnata Abhiyan 2.0, a 3-month intensive campaign to achieve 100% saturation of development indicators in 112 aspirational districts and 513 aspirational blocks. 2. The Supreme Court declared the right to menstrual health and access to hygiene products as a fundamental right under Article 21 of the Constitution. 3. Union Home Minister Amit Shah laid the foundation stone for the second Legislative Assembly complex of Assam in Dibrugarh. Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यह सवाल पॉलिटी और गवर्नेंस का परफेक्ट मिक्स है। नीति आयोग का संपूर्णता अभियान नाम से ही स्पष्ट है, सब कुछ पूरा करना। यह 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हेल्थ और न्यूट्रिशन के टारगेट्स को 100% पूरा करने के लिए है। दूसरा अपडेट ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ महिलाओं का मौलिक अधिकार है। यह आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ के तहत आता है। अब सरकार को हाइजीन प्रोडक्ट्स देना अनिवार्य होगा। तीसरा अपडेट असम से है। असम में अब 2 विधानसभा कॉम्प्लेक्स होंगे। दूसरा वाला डिब्रूगढ़ में बन रहा है। इसका मकसद है कि प्रशासन सिर्फ गुवाहाटी तक सीमित न रहे, बल्कि ऊपरी असम तक भी पहुंचे। यह डिसेंट्रलाइजेशन का बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट की बेंच अलग अलग शहरों में होने की मांग होती है, वैसे ही यहाँ असेंबली का विस्तार हुआ है। एग्जाम में याद रखिए, आर्टिकल 21 संविधान का सबसे व्यापक अनुच्छेद है, जिसमें निजता और गरिमा भी शामिल है। अगले सवाल में पद्म अवार्ड्स की लिस्ट है, लेकिन एक नाम में बहुत बड़ा ट्रैप छिपा है। रिपब्लिक डे के मौके पर दिए गए अवार्ड्स में यह सवाल कंफ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान से चुनें। Consider the following statements regarding the major awards announced on the eve of the 77th Republic Day, January 2026, and select the correct option. 1. Group Captain Shubhanshu Shukla, IAF, was awarded the Ashoka Chakra, India's highest peacetime gallantry award, for his role in the Axiom Mission 4, AX4, to the ISS. 2. Veteran banker Uday Kotak was conferred with the Padma Vibhushan for his contributions to trade and industry. 3. The list of Padma Vibhushan awardees included former Supreme Court Judge Justice K.T. Thomas and violinist N. Rajan. Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, लेकिन 2 गलत है। चलिए अवार्ड्स की हायरार्की को समझते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो हमारे गगनयात्री हैं, उन्हें अशोक चक्र मिला है।
यह शांतिकाल का परमवीर चक्र जैसा है। अब आते हैं ट्रैप पर। उदय कोटक बैंकिंग जगत के दिग्गज हैं, लेकिन उन्हें पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण नहीं। पद्म अवार्ड्स 3 होते हैं। विभूषण सबसे ऊपर, फिर भूषण और फिर श्री। एग्जाम में अक्सर फेमस लोगों के अवार्ड की कैटेगरी बदल दी जाती है। स्टेटमेंट 3 सही है। जस्टिस के टी थॉमस और एन राजम को पद्म विभूषण मिला है। एन राजम वायलिन बजाती है, जिसे गायकी अंग कहा जाता है। मान लीजिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल होते हैं, वैसे ही यहाँ विभूषण और भूषण में फर्क करना जरूरी है। एग्जाम में याद रखिए, अशोक चक्र मिलिट्री और सिविलियन दोनों को मिल सकता है, लेकिन यह बहादुरी के लिए होता है। अगले सवाल में हम आसियान और रिंग ऑफ फायर से जुड़ी जियोपॉलिटिकल खबरों को मैप करेंगे। इंटरनेशनल लोकेशंस और नेचुरल डिजास्टर्स का यह सवाल ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को जोड़ता है। Consider the following statements regarding locations that were in the news in late January 2026 due to geopolitical events and natural disasters. 1. Cebu City, Philippines, hosted the ASEAN Foreign Ministers Retreat, marking the commencement of the Philippines chairship of ASEAN for 2026. 2. The Sulawesi Utara region of Indonesia, specifically near Modesi, recorded a significant magnitude 5.1 earthquake, drawing attention to the tectonic activity along the Pacific Ring of Fire. Option A. Only 1. Option B. Only 2. Option C. Both 1 and 2. Option D. Neither 1 nor 2. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मैप पर फोकस करते हैं। फिलीपींस 2026 के लिए आसियान का अध्यक्ष बना है। इसकी शुरुआत सेबू सिटी में हुई, जिसे क्वीन सिटी ऑफ द साउथ भी कहते हैं। यह डिप्लोमेसी के लिए बड़ी खबर है। दूसरी खबर इंडोनेशिया से है। सुलावेसी रीजन में 5.1 का भूकंप आया। इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। यह वो इलाका है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी फटते हैं। एग्जाम में अक्सर जगहों के नाम पूछ लिए जाते हैं जो खबरों में रहे हों, जैसे मोडिसी शहर। अगर आपको रिंग ऑफ फायर का कॉन्सेप्ट पता है, तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि इंडोनेशिया में भूकंप आम बात है। मान लीजिए, जैसे हिमालयन बेल्ट में भूकंप आते हैं, वैसे ही रिंग ऑफ फायर टेक्टोनिक प्लेट्स का अखाड़ा है। एग्जाम में याद रखिए, आसियान में 10 मेंबर देश हैं और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। अगले सवाल में हम 30 जनवरी के 3 बड़े दिवसों को याद करेंगे। कंफ्यूजन से बचें। महत्वपूर्ण दिवसों पर यह सवाल आपकी डेट्स और थीम्स की नॉलेज चेक करेगा। Which of the following statements is are correct regarding the significant observances and themes marked on 30th January 2026? 1. India observed the 78th death anniversary of Mahatma Gandhi as Martyrs' Day, Shaheed Divas, observing a 2-minute silence nationwide at 11 a.m. 2. World Neglected Tropical Diseases, NTD, Day was observed globally with the theme Unite. Act. Eliminate. To encourage action against diseases affecting over 1.6 billion people. 3. While World Leprosy Day is observed on the last Sunday of January, India observes Anti-Leprosy Day on 30th January to coincide with Gandhi's martyrdom, launching the Sparsh Awareness Campaign. Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 30 जनवरी इतिहास में बहुत भारी दिन है।
इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखते हैं। इसी दिन दुनिया भर में नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया जाता है। इस बार की थीम थी यूनाइट, एक्ट, एलिमिनेट। ये वो बीमारियां हैं जिन पर अमीर देश ध्यान नहीं देते, जैसे कालाजार। तीसरा पॉइंट सबसे ट्रिकी है। पूरी दुनिया वर्ल्ड लेप्रोसी डे जनवरी के आखिरी रविवार को मनाती है, लेकिन भारत इसे फिक्स 30 तारीख को मनाता है। वजह यह है कि गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना जीवन लगा दिया था। इसीलिए सरकार ने स्पर्श अभियान शुरू किया है ताकि छुआछूत का भेदभाव मिट सके। मान लीजिए, जैसे टीचर्स डे हम 5 सितंबर को मनाते हैं और दुनिया 5 अक्टूबर को, वैसा ही लॉजिक यहाँ है। एग्जाम में याद रखिए, शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है, जब भगत सिंह को फांसी हुई थी। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। इसरो व्योमित्र रोबोट भेजेगा और सीएनएस ने फोटो कैपेसिटर बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र और उदय कोटक को पद्म भूषण मिला है। फिलीपींस आसियान का अध्यक्ष बना और इंडोनेशिया में भूकंप आया। 30 जनवरी को शहीद दिवस और एंटी लेप्रोसी डे मनाया जाता है। अगले सेट में हम भारत और यूरोप के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बड़ी खबर को कवर करेंगे। Consider the following statements regarding the observances and events marked on 31st January 2026. Which of the following statements are correct? 1. The National Commission for Women, NCW, celebrated its 34th Foundation Day on this date, with the theme Swasthya Hi Sashaktikarn, Health is Empowerment. 2. The NCW is a statutory body, originally established in January 1992 under the National Commission for Women Act, 1990. 3. 31st January is also observed globally as International Zebra Day to raise awareness about the 3 extant species, grevy's, plains, and mountain zebras. 4. Among the zebra species, the Grevy's zebra is the largest and is currently listed as endangered on the IUCN Red List. Option A. Only 1 and 3. Option B. Only 2 and 4. Option C. Only 1, 2, and 3. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी 1, 2, 3 और 4 सही हैं। चलिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 90s की शुरुआत में, उस समय महिलाओं के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मजबूत बॉडी की जरूरत महसूस हुई। इसीलिए 1990 के एक्ट के तहत 1992 में एनसीडब्ल्यू बना। अब आज की बात करें, यानी 31 जनवरी 2026 की आज भारत मंडपम में 34वां फाउंडेशन डे मनाया गया। थीम बहुत सिंपल और पावरफुल है, स्वास्थ्य ही सशक्तिकरण। यानी अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी असली एम्पावरमेंट आएगा। अब चलते हैं वाइल्ड लाइफ की तरफ। आज के दिन हम इंटरनेशनल ज़ेब्रा डे भी मनाते हैं। अक्सर हमें लगता है कि सब ज़ेब्रा एक जैसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 तरह के ज़ेब्रा होते हैं, प्लेन्स, माउंटेन और ग्रीवीज। इनमें से ग्रीवीज ज़ेब्रा सबसे खास है क्योंकि यह साइज में सबसे बड़ा होता है, लेकिन अफसोस यह इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। एग्जाम में एक फंसाने वाला पॉइंट आता है। एनसीडब्ल्यू एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मत समझ लेना। और ज़ेब्रा के मामले में ग्रीवीज का स्टेटस याद रखना। तो एक ही डेट पर 2 अलग अलग फील्ड्स के बड़े इवेंट्स हैं। तो दोस्तों,
ये थे आज के 16 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। हमने बैंकिंग, इकोनॉमी और वर्ल्ड अफेयर्स के हर पहलू को कवर किया है। इन पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम में यहीं से सवाल बनेंगे। अपनी तैयारी जारी रखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।